Hello and welcome to Wikipedia classes. This is Mohit Anand and I am here with a new lecture on a new topic. आज के लेक्चर में हम जनरल इकोनॉमिक्स के जो कि JNK के एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के का एक कंपोनेंट है जनरल इकोनॉमिक्स, उसके कुछ MCQs हम डिस्कस करेंगे. दिस इज़ एक्चुअली अ डेमो लेक्चर जिसमें मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में. सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम उनको और अच्छे से जो है वो इकोनॉमिक्स के जनरल इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे. एक्चुअली बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि जनरल इकोनॉमिक्स जो है उस पे जो है MCQs वो मैं लेके आऊँ वीडियो में. सबसे पहले मैं आपको कहूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें इस वीडियो को, लाइक भी कर दीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं ये डेमो लेक्चर. कुछ 10 एक क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे और वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जनरल इकोनॉमिक्स में पूछे जा सकते हैं. तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन आपका करंट से भी रिलेटेड है और उसके साथ साथ ये क्वेश्चन जो है इकोनॉमी से भी रिलेटेड है. अब क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड का पहला ब्लू बॉन्ड रिसेंटली किस कंट्री ने इशू किया है. वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लू बॉन्ड. अब ब्लू बॉन्ड सबसे पहली यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका मैं निकाल दूंगा. वो क्वेश्चन ये रहेगा कि ब्लू बॉन्ड होता क्या है. ध्यान रखिए कोई भी ऐसा बॉन्ड ध्यान रखिएगा, कोई भी काइंड ऑफ एक रिटर्न अग्रीमेंट होता है जो आप किसी को दे के उसके बदले में उससे पैसा लेते हो. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज बॉन्ड. बॉन्ड मार्केट जो है इट इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल कि जिससे हमारे मार्केट में जो गवर्नमेंट है या बैंक्स हैं वो बोरो करते हैं पैसा. गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, उसके बदले में जो है वो पैसा लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट फिर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट उन बॉन्ड्स पे करती है. पहला ब्लू बॉन्ड, अब ध्यान रखिएगा ब्लू बॉन्ड जो है ये रिलेटेड है कोस्टल इकोसिस्टम से. यानी कोस्टल जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे अगर आपने डेवलपमेंट करानी है और आपको पैसा चाहिए तो ब्लू बॉन्ड आप इशू कर सकते हो, बट वो डेवलपमेंट जो होगी वो इको फ्रेंडली होगी. वर्ल्ड का पहला ब्लू बॉन्ड जो है वो इशू किया है सेशेल्स ने. सेशेल्स इज़ अ कंट्री इन इंडियन ओशन, एक आर्चिपेली जो है विच इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड. वो इंडियन ओशन में उसने पहला ब्लू बॉन्ड जो है वो इशू किया है रिसेंटली. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड एज. देखिए अब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट वो होती है जहाँ पे आप पैसा उठा सकते हो या पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो मैक्सिमम 364 डेज़ के लिए, यानी कि एक साल से कम. जब एक साल से आप ज़्यादा चले जाते हो तो वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट जो है वो बन जाती है. इसमें से चारों में से कौन सी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट है या किसको हम बोलते हैं. देखिए मनी मार्केट इज़ कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट. ये चीज़ ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट चलते हैं. द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM एक्ट आप पढ़ेंगे न्यूज़ में भी काफ़ी बार आता है. FRBM एक्ट जो है वो पास कब हुआ था. ईयर आपको ध्यान में रखना है, ईयर इज़ 2003. 2003 में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो गवर्नमेंट का 3.5% ऑफ GDP से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. टारगेट जो फिस्कल डेफिसिट का रखा गया वो था 3.5%. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन. मुद्रा की सबसे पहले तो मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, दैट इज़ माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी. मुद्रा इज़ अ होली ऑन्ड सब्सिडरी ऑफ, यानी मुद्रा किसके अंडर काम करता है. अब ये 4 ऑप्शन हैं, इनके आपको पता होने चाहिए ये क्या है. IDBI इज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. NABARD इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. SIDBI इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड RBI इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिमेंबर मुद्रा, क्योंकि मुद्रा डील्स विद माइक्रो यूनिट्स यानी स्मॉल लेवल पे, इट इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ SIDBI यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. प्रोजेक्ट सशक्त रिसेंटली न्यूज़ में था, किसके साथ डील करता है. अब देखिए सशक्त अगर हम हिंदी का वर्ड है तो इसका मतलब है कि हमें किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है. इन चारों में से किसके लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो लाया गया. रिमेंबर ये प्रोजेक्ट लाया गया है NPAs के लिए. अब NPA आप सोचेंगे क्या है. NPA इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब वो लोन्स जो बैंक ने दिए तो सही लोगों को, पर उसके बदले में उनको कुछ नहीं मिला. मतलब
लोन डिसबर्स कर दिया, बट लोग जो थे उन्होंने EMIs पे नहीं की। जब लोगों ने डिफ़ॉल्ट कर दिया उस लोन को, दैट बिकम्स अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और इसी को हम बैड लोन भी बोलते हैं। सो बैड लोन्स की प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए गवर्नमेंट केम अप विद अ प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का नाम है सशक्त। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आप न्यूज़ में भी सुनेंगे PMLA एक्ट के बारे में बात की जाती है। सो PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली क्या होता है कि जब आप जो आपकी ब्लैक मनी है उसको डिफरेंट सोर्सेज में इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं कि वो वाइट आप शो कर देते हैं कि ये मेरा कमाया हुआ पैसा है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग। मनी को लॉन्डर करना 2 4 5 जगह, जैसे इफ़ आई हैव सो मच अमाउंट, तो मैं क्या करूँ, उसको अपनी बहन के अकाउंट में डलवा दूँ, या अपने किसी रिलेटिव के अकाउंट के थ्रू, या मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है मैं इस तरह से करूँ। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग। सो मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक एक्ट लाया गया था, वो ईयर हमको बताना है। सो ईयर इज़ 2002। सो 2002 में लाया गया था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और पूछा जाता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के को किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। सो ध्यान रखिएगा, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर्स के अंडर आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क एसोसिएटेड विद रीफाइनेंसिंग ऑफ डेट। डेट होता है, या इसको आप डेप्ट पढ़ते हैं, इसको बेसिकली प्रोनाउंस बी साइलेंट, इट इज़ डेट। डेट बोला जाता है उधार को। सो रिस्क एसोसिएटेड विद रीफाइनेंसिंग ऑफ डेट, जो हमने उधार लिया हुआ है उसको रीफाइनेंस करना, मतलब जैसे मैंने 1 लाख रुपया लोन लिया, बाद में मैं वो नहीं चुका पाया, या किसी वजह से मैंने दोबारा, बैंक ने मुझे क्या किया, दोबारा से रीफाइनेंस किया, एक की जगह मुझे 2 लाख दे दिया और मेरी कुछ इंस्टॉलमेंट बना दी। सो रीफाइनेंसिंग, जब हम एक बार लिया हुआ पैसा उसको दोबारा रीफाइनेंस करवा रहे हैं, उसको बोला जाता है रीफाइनेंसिंग ऑफ डेट। और रीफाइनेंसिंग ऑफ डेट के साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है, मतलब बार बार रीफाइनेंस करना, इसका मतलब बार बार आपको इंस्टीट्यूशन पैसा दे रहा है, सो अपना पैसा और रिस्क पे लगा रहा है, सो इस रिस्क को बोला जाता है रोल ओवर रिस्क। सो ये ध्यान रखिएगा, रोल ओवर रिस्क इज द रिस्क एसोसिएटेड विद रीफाइनेंसिंग ऑफ डेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए हमको 4 फैक्टर्स चाहिए होते हैं, ये 4 जो दिए गए हैं इनमें से कोई एक फैक्टर नहीं है। लैंड हमको चाहिए, लेबर हमको चाहिए, ह्यूमन कैपिटल हमको चाहिए, साइकोलॉजिकल कैपिटल नहीं चाहिए, हमको चाहिए फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में जैसे आपका पैसा होता है, मशीनरी होती है, वो सारी चीज़ें हमको चाहिए। सो साइकोलॉजिकल कैपिटल जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से है? लैंड, लेबर, ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। देखिए, इकोनॉमी को हमने 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ आती हैं, सेकेंडरी में आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आती हैं, और टर्शरी सेक्टर में आपका जो है वो सर्विस सेक्टर आता है। सो देखिए, इनने पूछा इनमें से कौन सी प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी नहीं है, तो मैंने आपको बोला एग्रीकल्चर और उसके साथ जो एनिमल हस्बेंड्री है या फिशिंग है, वो सारा का सारा आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। जबकि अगर हम बात करें टूरिज़्म की, तो टूरिज़्म जो है ये टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटी है, इट इज़ अ टर्शरी सेक्टर एक्टिविटी, सर्विस सेक्टर में आता है ये। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ काइंड ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन भी एक पूरा टॉपिक है आपको आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में। सो इन्फ्लेशन, इनमें से कौन सी इन्फ्लेशन की टाइप नहीं है? सो ऑप्शंस आर कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, बॉटलनेक इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन। रिमेंबर द राइट आंसर इज कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। एक्चुअली कॉस्ट पुल नहीं होता, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बॉटलनेक इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो क्योंकि यहाँ कॉस्ट पुल लिखा है इसलिए ये ऑप्शन जो है वो गलत है, यानी कि इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ इन्फ्लेशन। क्लियर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट और दिस डेमो क्लास रिगार्डिंग योर इकोनॉमी के MCQs। आई होप थोड़ा आइडिया आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम इसको और अच्छे से जो है वो डिस्कस करेंगे। जनरल इकोनॉमिक्स के 50 to 60 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जिससे ऑलमोस्ट आपका जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो विद दिस आई विल एंड अप दिस वीडियो।
और इसको शेयर कर दीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सो विद अ न्यू वीडियो आई विल कम सून, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।